अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आवाज आ रही है मेरी? जरा चैट बॉक्स में बताइएगा आवाज आ रही है? ठीक है। गाइस आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है मेमोरी मैनेजमेंट के रेलेवेंट। होपफुली आप लोग साथ साथ चीजें कवर कर रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे। ओके गाइस, तो मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने क्या करना है, मेमोरी को मैनेज करना है। और मेमोरी से क्या मुराद है गाइस, इधर हम कोई वो हार्ड ड्राइव की बात नहीं कर रहे, इधर हम सिर्फ मेमोरी से मुराद हम ले रहे हैं, रैम को ले रहे हैं कि रैम की मैनेजमेंट आपने किस तरह करनी है। और आपको पता ही है गाइस कि रैम के आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। और वोलाटाइल मेमोरी का भी आपको आइडिया है कि वोलाटाइल क्या चीज़ है, कि अगर आपको उसको करंट नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर ऑफ होगा, तो जो भी चीज़ इसके अंदर है वो सारी की सारी वोलाटाइल हो जाएगी, अरेज हो जाएगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट के रिलेटेड ही है ये पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जिसमें आपके पास प्रिंटर है, सीपीयू है, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसी तरह हार्ड ड्राइव आपके पास, इसी तरह आपके पास एक कंपोनेंट है रैम, ठीक है। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रैम को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह एफिशिएंटली मैनेज करता है और उसको यूटिलाइज करता है, और इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स को लोड करता है, लोड करने के बाद उनको एग्जीक्यूट करता है, और अगर रैम फुल हो जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि रैम के अंदर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की जगह को ओवरराइट ना कर सके। और सिमिलरली जिस पोर्शन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उनकी फाइल्स को भी यूजर का प्रोग्राम ओवरराइट ना कर सके। ठीक है गाइस, तो मेमोरी मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि क्लासेस के अंदर भी, चले मैं इधर भी वो डायग्राम एक ड्रा करता हूँ, जो कि हमारी ट्रेडिशनल डायग्राम है जिसको हम बार बार ड्रा करते थे। यह है फॉर एग्जांपल, इसको मैं कहता होता था आपके पास, ये आपके पास हार्ड ड्राइव है, ठीक है, हार्ड डिस्क कह लें इसे, आपके पास हार्ड ड्राइव। इधर मैं दरमियान में एक रैम बनाता होता था, दिस इज योर रैम, ठीक है। रैम के अंदर इसको मैं मल्टीपल स्लॉट्स बना रहा हूँ जो कि मल्टीपल इंडेक्सेस को करेगी रिप्रेजेंट, जिसके अंदर आप डाटा या इंस्ट्रक्शन अपने पुट कर सकते हैं। और इधर मैं आपके पास क्या बनाता था, एक सीपीयू बनाता था, ठीक है, ये सीपीयू को रिप्रेजेंट कर, सीपीयू, ये आपके पास आपकी रैम, और क्या फंक्शनैलिटी होती थी, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव के ऊपर से जो चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करनी थी वो उनको कहाँ पे लाया जाता था, आपका जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है उनको रैम के अंदर लेकर आता था, और रैम के अंदर से फिर आपका जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है उसको पिक करता था और डिस्पैच करता था सीपीयू को, ठीक है। तो ये रैम के अंदर आपके पास क्या होते थे, मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, जिनको जॉब भी कहा जाता है या जिनको टास्क भी कहा जाता है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है तो वो प्रोसेस और थ्रेड को एज ए सेम कंसीडर करता है, ठीक है।
तो हुआ क्या, हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया तो कुछ बातें हमने पहले इंट्रोडक्शन की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, कौन कौन से रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। फिर गाइस हमने एक चैप्टर पढ़ा जो कि चैप्टर नंबर 3 था आपके पास, कि ये प्रोसेसेस क्या चीज़ है ना, प्रोसेसेस पे डिटेल से पढ़ा। फिर हमने प्रोसेसेस की सब टाइप को डिटेल से पढ़ा, जिनको हम थ्रेड कहते हैं। थ्रेड को हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। फिर अगर आपको याद होगा, एक चैप्टर हमने पढ़ा सीपीयू स्केलिंग के रिलेटेड, कि सीपीयू क्या चीज़ है, ये किस तरह स्केलिंग परफॉर्म करता है, किस तरह जॉब को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, जिसमें हमने काफ़ी किस्म की स्केलिंग स्कीम को भी पढ़ा था, जो कि अब CFS है, राउंड रॉबिन है, इस तरह की चीज़ें होपफुली आपको रिमेंबर होंगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम सिंक्रोनाइजेशन पे आ गए कि प्रोसेसेस की सिंक्रोनाइजेशन किस तरह होती है, ताकि जो डाटा आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो किसी दूसरे प्रोसेस के डाटा को ओवरराइट ना कर सके, एक वक्त में एक ही चीज़ एग्जीक्यूट हो सके, और जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। फिर वो उसमें मल्टीपल इशू सॉल्यूशंस पड़े थे, जिसमें पीटरसन सॉल्यूशन भी था आपके पास, सेमाफोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको डिटेल से देखा था। उसके बाद फिर जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा वो डेडलॉक के रेलेवेंट था गाइस, के डेडलॉक अगर सिस्टम के अंदर दो प्रोसेसेस हैं और दोनों को फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और वो उन्होंने यूटिलाइज करने हैं, दो प्रोसेसेस हैं, दो ही रिसोर्सेज हैं, और हर एक को अपना काम कंप्लीट करने के लिए दो रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी किसी और प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो आपके पास जो डेडलॉक कंडीशन हो जाती है उसको आपने किस तरह अवॉइड करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह उसको डील करते हैं, जिसमें हमने फिर उसका डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड, अवॉइडनेस मेथड, और इसके अलावा हमने फिर अवॉइडनेस मेथड के अंदर हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा। फिर बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने देखा। और अगर फिर डेडलॉक डिटेक्शन की बात करें तो डिटेक्शन के अंदर हमने वेट फॉर ग्राफ पढ़ा, और वेट फॉर ग्राफ के बाद फिर हमने किन चीज़ों को देखा जो आपके पास वो थी, कि डिटेक्शन एल्गोरिदम को देखा, फिर रिकवरी थोड़ा मैकेनिज्म को देखा। और ये लेक्चर आपके वैसे क्लासरूम पे अपलोडेड भी हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर आप किसी वजह से इसको अटेंड नहीं कर पाए तो आप दोबारा उनको उनको देखिएगा, उनको सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो ईमेल के ज़रिए पूछ लीजिएगा, अगर ईमेल के ज़रिए नहीं पूछ सकते तो जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं प्रोबेबली, जो कि संडे वाले दिन रात 9 बजे ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। तो गाइस ये तो एक स्टोरी थी। अब जो स्टोरी है वो स्टोरी है आपकी, सिर्फ जो ये चैप्टर है ये स्टोरी आपकी घूमनी है सिर्फ इस डिवाइस के अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो कि आपके पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब सिंपली मेमोरी का वर्ड आए तो वो आपकी रैम को रिप्रेजेंट करेगा गाइस। हम हार्ड ड्राइव की इसमें कोई बात नहीं कर रहे, हार्ड ड्राइव के रिलेटेड एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, जिसको रीड किया जाएगा। हम सिर्फ वॉलेटाइल मेमोरी जो रैम है उसके अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि आप उसका नाम क्या, जो भी कंप्यूटर पे आपने किसी भी चीज़ को अगर करना है, रन करना है, तो सबसे पहले उसको कहाँ पे ब्रिंग किया जाता है, कहाँ पे पुट किया जाता है, रैम के अंदर पुट किया जाता है। रैम के अंदर पुट करते हैं तो फिर रैम से फिर उसको क्या किया जाता है, सीपीयू एलोकेट करके एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और बाज़ का तो ये भी आता है कि यार अगर आप रैम बढ़ाएं तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसका भी यही तरीका का होता है कि रैम के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आ सके, क्योंकि ये तो बड़ी है फास्ट डिवाइस, इसने तो करना है क्विकली, सीपीयू ने ना क्विकली एग्जीक्यूट, ठीक है। तो जितने आपके पास रनेबल प्रोग्राम्स है अगर ज़्यादा पड़े हुए हैं तो सीपीयू के पास ज़्यादा ऑप्शन है इनको वन बाय वन पिक करना, और पिक करने के बाद क्या करना है, इनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो गाइस आज का जो टॉपिक है रैम है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। आपको एक मैंने बिग पिक्चर दी है, क्लियर है चीज़ें आपको कि क्या चीज़ हम पहले कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा कोर्स है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो कि आपके इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, और अगर फर्दर स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट वगैरह में भी ये चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं। तो चलते हैं आगे कि क्या चीज़ हम उसका नाम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो क्या कह रहा है वो पहली लाइन में, प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी एंड प्लेस विद इन प्रोसेस। आपको डेफिनेटली पहले भी आइडिया है कि जो भी आपने सिस्टम पे कोई चीज रन करनी है तो उसको आपने डिस्क से उठा के कहाँ पे पुट करना है, रैम के अंदर पुट करना है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बात की है, ठीक है। पुट करेंगे वो, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव से देखें, प्रोग्रामर को राइट करता है, उसको लगता है कि जो हमारी रैम है वो इन्फिनेटली लार्ज है, हालांकि इस तरह नहीं है। वो क्योंकि उसने तो जस्ट अपने डबल क्लिक करके प्रोग्राम पहले लिख लेना है, फिर उसको रन करना है और वो आपके सिस्टम पे चल जाना है। वो पीछे उसको लगता है कि ये इसकी स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, हालांकि इस तरह नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एफिशिएंटली बैकएंड पे मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट अ टाइम आपके सिस्टम पे चला भी रहा होता है और उसको मैनेज भी कर रहा होता है। और रैम के अंदर भी जो जो करंटली प्रोग्राम है सिर्फ उन्हें पुट करता है, बाकियों को वो स्वैप आउट करके आपकी हार्ड ड्राइव में ले जाता है। उनको यही लगता है कि वो आपके पास, उसका नाम क्या, इन्फिनेटली फास्ट है, ठीक है, फास्टली तरीके से उसका नाम क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, रैम बड़ी फास्ट है। और उन्हें ये भी लगता है कि वो नॉन वॉलेटाइल है, हालांकि जो रैम की नेचर है वो वॉलेटाइल है। लेकिन उन्हें लगता है कि जो भी प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या होगा, आपके सिस्टम पे रन होगा जब तक यूजर उसको खुद क्या उसका नाम क्या क्लोज नहीं करता। However, लेकिन हमें पता है मेमोरी की हायरार्की का, अगर आप ये देखें राइट कॉर्नर पे जो अभी आपके पास डायग्राम आई है, ठीक है, इसके रिलेटेड हम बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं गाइस। रजिस्टर के रिलेटेड हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था कि रजिस्टर क्या चीज़ है। रजिस्टर कुछ यूजर स्पेसिफिक रजिस्टर्स भी होते हैं, जिस तरह और कुछ दूसरे भी रजिस्टर्स हैं आपके इंस्ट्रक्शंस को चलाने के लिए, जिस तरह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, आईआर प्रोग्राम काउंटर था। इसी तरह मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर्स जो कि मेमोरी के रेलेवेंट यूटिलाइज करते हैं। इसको हमने डिटेल से देखा था इस टॉपिक को। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो, उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कैशे, कैश जो कैश मेमोरी है, इसको भी हमने बड़ा डिटेल के साथ देखा था कि कैश मेमोरी क्या चीज़ है, लेवल 1 कैश क्या है, लेवल 2 कैश क्या है, इसको क्यों यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद जो मेमोरी की हायरार्की है गाइस, हमारा फोकस किस पे है, मेन मेमोरी पे है। इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है, जो कि इसी चैप्टर का फोकस है, जिसमें हम रैम की बात करेंगे, ठीक है। और फर्दर फिर आप आगे जाके हम हार्ड ड्राइव की भी बात करेंगे कि हार्ड ड्राइव को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह मैनेज करता है। तो गाइज इसमें हमने देखा था कि आप बॉटम से अप की तरफ आए, ठीक है गाइज। तो हमने ये चीज को देखा था कि बेसिकली तो सारी स्टोरेज ही है, ठीक है। अगर बॉटम से आप आपकी तरफ आते हैं तो अगर आप साइज पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो साइज जो इनका हो रहा है ना, जो कैपेसिटी है इनकी स्टोरेज की, वो तो हो रही है बॉटम से अप की तरफ डिक्रीज, ठीक है, वो तो हो रही है डिक्रीज। अगर आप बॉटम से अप की तरफ आते हैं, ठीक है, और अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्पीड पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो स्पीड पर्सपेक्टिव से जब आप ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो मेमोरी हायरार्की के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि सीपीयू के सबसे पास क्या है, उसके रजिस्टर्स हैं जिसको वो क्विकली एक्सेस कर सकता है। उससे पास कैश मेमोरी है जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है, और फिर आपके पास मेन मेमोरी है, और फिर आपके पास हार्ड ड्राइव है, ठीक है। और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो स्पीड तो आपके पास इंक्रीज कर रही है। एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप कॉस्ट पर्सपेक्टिव से बात करें तो कॉस्ट आपकी भी इंक्रीज करती है, ठीक है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज करती है। और गाइस अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो एक और फिनोमिना होता है कि आपकी जो मेमोरी है ना, वो क्या हो जाती है, नॉन वोलाटाइल से वोलाटाइल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, वोलाटाइल में कन्वर्ट हो जाती है। कि आपके पास जो रजिस्टर्स हैं, आपके पास जो वोलाटाइल, ठीक है, वोलाटाइल, ठीक है, तो जो आपके पास रजिस्टर्स हैं, कैशे है, मेन मेमोरी है, ये सारी आपके पास क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरीज हैं। और इसमें हार्ड ड्राइव आपके पास, और इससे नीचे जो टेप ड्राइव है, जो आपके पास जो डिस्क मैकेनिज्म है, वो आपके पास सारा नॉन वोलाटाइल होता है, उसमें डाटा लॉस नहीं होता, इवन कि आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, शट डाउन भी हो जाए। तो गाइज थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्लियर है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, को समझ आ रही है क्या चीजें करने लगे हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज पढ़नी है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन चीजें बता रहा हूँ,
ठीक है जरवा, आपको भी समझ आ रही है, राबिया को भी आ रही है, चले ज़बरदस्त है। वाफिया आपको भी आ रही है, सादु जुबान। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी पर्सपेक्टिव से किस तरह चीज़ों को देख रहा है। तो गाइज़ ये तो हायरार्की थी। इस हायरार्की के अंदर जो हमारे पास फोकस था, वन बाय वन हमने देखा और इसमें हमारा फोकस मेन मेमोरी पे है, जिसका रैम है। रैम को आगे लेके चलते हैं। और अगर थोड़ा-सा देखा जाए, आपके पास वो पहली लाइन में कह रहा है कि जो आपके पास मेन मेमोरी है और रजिस्टर्स हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ हैं? वो बेसिकली आपके पास दी ओनली स्टोरेज सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली, सीपीयू रजिस्टर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मेन मेमोरी को कर सकता है, कैश मेमोरी को कर सकता है, ठीक है? और मेमोरी यू नॉट ओनली सी ए स्ट्रीम ऑफ एड्रेसेस है, रैम ही है ना, रैम के ऊपर अगर रैम को मैं इधर ड्रा करूँ आपके जस्ट ग्राफिकली थोड़ा-सा समझाने के लिए, ठीक है? तो आपको कह लें कि ये समझ लें कि ये कोई अरे ऑफ बाइट्स ही है, मल्टीपल इसके इंडेक्सेस हैं, ठीक है? अ लॉट ऑफ इंडेक्सेस हैं। अब इंडेक्सेस के ऊपर डेफिनिटली इनके एड्रेसेस हैं। आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ ये 0 एड्रेस है, ये 1 एड्रेस है, ये 2 एड्रेस है, ये 3 एड्रेस है। इसी तरह एड्रेसिंग चल रही है। और रैम के अंदर आपने क्या करना है गाइस, क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं? आप किसी ना किसी, चलो मैं लेट मी चेंज द कलर, किसी ना किसी पहले एड्रेस पे जाते हैं। उस एड्रेस पे जाके उस एड्रेस पे क्या करते हैं, या तो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? आपने रैम के अंदर से कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या क्या हो सकता है, आप किसी न किसी एड्रेस पे जाएँ, फॉर एग्जांपल इस इंडेक्स पे जाएँ और इस इंडेक्स पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कौन-सा फंक्शन, राइट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। राइट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई चीज़ है उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपने करना है। ये बेसिकली रैम के ऊपर हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है गाइस, आपके पास जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर एक्सेसिंग सीपीयू क्लॉक है। रजिस्टर जो है ना वो क्योंकि सीपीयू के पास ही है, उसके अंदर ही बिल्ट इन है, तो रजिस्टर को एक्सेस करना सीपीयू के लिए सबसे क्विकली है एज कम्पेयर टू दिस रैम को एक्सेस करना, ठीक है? रैम क्योंकि रैम को एक्सेस करने के लिए सीपीयू को ज्यादा साइकिल्स की जरूरत होती है। साइकिल से क्या मुराद है गाइस, सीपीयू क्लॉक आपको, चलो मैं थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ। सीपीयू क्लॉक बेसिकली आपके पास प्रोसेसर की स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। इसको उसका नाम क्या, क्लॉक रेट भी कहते हैं, कि एक सेकंड के अंदर आपका सीपीयू कितने साइकिल्स या कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी पल्सेस क्रिएट करता है, ठीक है? जो कि उसके ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए है, ठीक है? तो मेमोरी के लिए उसको ज्यादा, उसका नाम क्या, साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सेस करने के लिए एज कम्पेयर टू रजिस्टर। और आपने मेमोरी स्टॉल वाला कंसेप्ट पढ़ा ही है, हमने लास्ट लेक्चर में जब हमारी वैसे फिजिकल क्लासेस थी उसमें भी हमने इस चीज को देखा था कि जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह की हायरार्की आ रही होती है, कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन चल रही होती है जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, और कुछ ना कुछ मेमोरी स्टॉल चल रहा होता है कि जब आपका सीपीयू मेमोरी को एक्सेस करता है ना, तो ये नहीं होता कि फौरन ही डाटा उसके पास आ जाता है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लगता है। मेमोरी को एक्सेस करके डाटा अवेलेबल होने तक का जो टाइम है ना, उसको मेमोरी स्टॉल टाइम कहते हैं, ठीक है? फिर वो कंप्यूटेशन हो रही है, कुछ मेमोरी स्टॉल हो रहा है। इस मेमोरी स्टॉल को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए ना हमने एक और टेक्निक यूज की थी, जिसका क्या नाम था गाइस, जिसका नाम था कैश मेमोरी, ठीक है? कैश मेमोरी को हमने पुट कर दिया था सीपीयू और आपकी रैम के दरमियान, ठीक है? कुछ कैश मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू के अंदर भी होती है, और कुछ जो कैश मेमोरी है आपके पास, जैसे लेवल 1 लेवल 2 है, और कुछ आर्किटेक्चर के अंदर जो लेवल 3 कैश है वो आपकी मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान होती है, ठीक है? इस ये क्या करने के लिए गाइस, ये हम कैश मेमोरी, हम मिसमैच जो स्पीड का है ना उसको करने के लिए, कि सीपीयू है वो तो है एक क्विक डिवाइस, उसका काम है चीजों को एग्जीक्यूट करना क्विकली, ठीक है? तो रजिस्टर तो आपको पता है स्पेसिफिक स्मॉल साइजेस रजिस्टर है जिसमें खास वैल्यूज होती हैं, कुछ यूजर स्पेसिफिक भी होते हैं रजिस्टर, जिसकी मदद से हम चीजों को कर सकते हैं, और कुछ मेन मेमोरी पर्सपेक्टिव है कि मेन मेमोरी पर्सपेक्टिव से भी हम चीजों को करते हैं। वेट एक मिनट, ठीक है। ओके गाइस, तो उस की सीपीयू डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है? तो वो क्विकली, हम कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या कर ले, वो कैशे के अंदर रख ले, जिनको बार-बार उसकी ज़रूरत है, बाकियों को रैम पे ले जाए ताकि उधर ज़्यादा टाइम उसको कंज़्यूम करना पड़ता है, ठीक है? तो कुछ इस तरह की बातें हमने की थी इसके रिलेटेड। ये जस्ट एक बैकग्राउंड था, आपको बताया कि ये चीज़ें हैं।
ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके सारी मेमोरीज के रेलेवेंट और मेमोरी के पर्सपेक्टिव से भी। अब थोड़ा सा हम मेमोरी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि जो आपकी रैम है, ये जो आपके पास एक रैम है, इसको आपने एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह मैनेज करना है। मैंने इसके ऑपरेशन बताए हैं, या तो आप रीड कर लें या तो आप राइट कर लें। इसके अलावा क्या है गाइस, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो स्पीड का बड़ा मैटर होता है, ठीक है, कि स्पीड आपकी क्विक होनी चाहिए ताकि क्विकली इधर से जो रैम से अंदर से डाटा आए वो क्या करे, वो सीपीयू का एलोकेट हो, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करे, और जो भी इसका रिजल्ट है अगर उसने रैम में स्टोर करना है तो उसको दोबारा। एक तो ये स्पीड बड़ी मैटर करती है रैम मैनेजमेंट के अंदर। दूसरी क्या चीज़ है कि आपने रैम के अंदर, अब यूज़र है ना, यूज़र फॉर एग्जांपल मैं हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर कोई प्रोग्राम पड़ा है, मैं तो बड़े आराम से जीयूआई बेस्ड सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ और मेरा प्रोग्राम चल जाता है, और मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज ही नहीं होती कि वो रैम के अंदर कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, कि प्रोग्राम जो मैंने चलाया है जिसका नाम जी था फॉर एग्जांपल, वो जी इधर स्टोर हो रहा है फॉर एग्जांपल 5 इंडेक्स पे, कि वो उसका नाम क्या 7 इंडेक्स पे शो हो रहा है, ठीक है। ये तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इस चीज़ को, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये भी आता है कि आप प्रोग्राम को कहाँ पे पुट करेंगे, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से भी आता है कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम की जगह ना ले सके रैम के अंदर, उसको ओवरराइट ना कर सके। इस चीज़ की प्रोटेक्शन करना, या मैं इसको चेंज कलर करके कहता हूँ, कुछ हमारे पास ऐसा भी पोर्शन होता है जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल्स की फाइल चल रही होती है रैम के अंदर, ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। इसके अंदर भी कोई उसका नाम क्या ओवरराइट या इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। ये भी आपके मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर ही है चीजें। तो इस तरह की चीजें गाइस देखेंगे। आगे चलता हूँ मैं। ओके गाइस, आगे वो क्या कहना चाह रहा है, आगे वो कहना चाह रहा है कि प्रोग्राम ऑन डिस्क रेडी टू ब्रॉट इनटू मेमोरी। जो डिस्क के अंदर प्रोग्राम होते हैं डेफिनेटली आप उनको मेमोरी के अंदर लेकर आते हैं। वो कहता है कि आपने अगर कोई चीज, आप कोई मैकेनिज्म नहीं कर रहे तो वो प्रोग्राम कहाँ पे आके स्टोर होंगे, 000 इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास रैम है, रैम के डिफरेंट इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और ये हार्ड ड्राइव है फॉर एग्जांपल। इधर से प्रोग्राम आने हैं आपके पास, हार्ड ड्राइव है, इधर से प्रोग्राम आने हैं कहाँ पे, इस रैम पे आने हैं, और इस रैम का इंडेक्स क्या है 0000, ठीक है। आगे है 0001, और इसी तरह ये 100 चलता जा रहा है जहां तक आगे तक जाना, ठीक है। अगर वो कहता है कि आप कोई भी मैकेनिज्म नहीं यूटिलाइज करते विदाउट एनी स्पॉट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, सारे के सारे प्रोग्राम कहाँ पे आके अपलोड होंगे आपके पास 00 इंडेक्स पे हार्ड ड्राइव पे, ठीक है, जो कि एक अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। चीजें वो ओवरराइट करेंगे, बाकी रैम वैसे की वैसे ही सारे के इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या है जी, इसका ये है कि inconvenient to have first user process physically address always। अब आप दफा उसका नाम क्या है, स्टोरेज के लिए 000 इंडेक्स नहीं यूज कर सकते, उधर ऑलरेडी भी कोई प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि किस तरह प्रोग्राम जो है उनको रैम के डिफरेंट इंडेक्सेस पे आपने क्या करना है, रीलोकेट करना है। कुछ प्रोग्राम इधर स्टोर करवाने हैं, कुछ प्रोग्राम इधर स्टोर करवाने हैं, और कुछ प्रोग्राम इधर स्टोर करवाने हैं, ठीक है। इस तरह की चीजों को यूटिलाइज करना। तो फर्दर कह रहे हैं कि एड्रेसेस रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम। जो हमारे पास एड्रेसेस होते हैं ना, वो डिफरेंट वे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम। अब ये स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम से क्या मुराद है गाइस, इसका बेहतरीन हल यही है कि नेक्स्ट स्लाइड पे एक डायग्राम है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें ना, अब ये डायग्राम क्या है, ठीक है। अब ये डायग्राम क्या चीज है, डायग्राम आपको बता रही है कि जब हम प्रोग्रामर क्या करता है जी, ये हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा है, कोई भी फॉर एग्जांपल कह लें कि आपने कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख दिया आपको, ठीक है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने विजुअल स्टूडियो में लिखा है, फिर आपने उसको पहले कंपाइल किया। कंपाइल टाइम गाइस आपको पता है, कंपाइल हम करते हैं ताकि हम चीज़ों को देख सकें। कंपाइल टाइम में क्या होता है गाइस, कौन से एरर्स आते हैं आप लोगों को आइडिया है, या फॉर एग्जांपल कोई सिंटेक्स एरर है वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाता है। आपके पास कोई टाइपिंग है, ठीक है, टाइपिंग रिलेटेड चीजें जो आपने सही नहीं की वो कंपाइल टाइम पे आ जाती हैं। और अगर कंपाइल टाइम आपका कंपाइलर या असम्बलर इजीली अच्छे तरीके से इसको कर देता है तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है।
जिसको आप कहते हैं। अच्छा, ये कंपाइल टाइम है, चले मैं इसका पहले बता दूं। कंपाइल टाइम जो कि कंपाइल करता है आपकी सोर्स फाइल को, लोड टाइम के अंदर उसको फिर मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है, और फिर एग्जीक्यूशन टाइम में उसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ये तो है 3 तरह के टाइम का, ठीक है। इनका क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास है जी, कंपाइल आपने किया, कंपाइल करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनी। अब इसके बाद आ जाता है काम लिंकर का, ठीक है, जो लिंकिंग है, जो लिंकर एडिटर है, उसका काम क्या है, ये ऑब्जेक्ट फाइल पकड़ना, अगर इसके अंदर आपने कोई और चीज फाइल इंक्लूड की है, उधर ऑब्जेक्ट फाइल्स को पकड़ना, आपस में लिंक करना। जब लिंक कर देना फिर काम आ जाता है लोडर का, ठीक है, लोडिंग मॉड्यूल का। लोडिंग मॉड्यूल का क्या काम है, ये जो फाइल है इसको पकड़ना, जो लिंक्ड फाइल है उसको, और उसको क्या कर देना, रैम के अंदर लोड कर देना, ठीक है, रैम के अंदर लोड कर देना। इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ डिफरेंस, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों से, क्योंकि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, इधर ही इनको क्लियर कर लेना बेहतर है। गाइस, लिंकिंग है और एक आपके पास क्या है, लोडिंग है। LOADING, ठीक है। गाइस, लिंकिंग का अभी मैंने बताया कि आपके पास जो कंपाइलर ने कंपाइल ऑब्जेक्ट फाइल मॉड्यूल बना के दिया है, उसके साथ दूसरी जो फाइल हैं जो कोई इंक्लूड की हुई है, उनको आपस में लिंक करना, ये आपके पास लिंकिंग है। ये बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और लोडिंग का क्या है, रैम से चीज को पिक करना और इसको लोड कर देना, ठीक है। मसलन के नहीं, रैम से पिक नहीं करना आपका, बेसिकली जो आपके पास, जब आपने रैम के अंदर कोई चीज लोड करनी है, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन, वो आपके पास लोडिंग मैकेनिज्म है, वो लोडर का काम है आपके पास। अब ये जो लिंकर है ना गाइस, ये और आपके पास ये जो लोडर है, ठीक है, इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी शायद आपने पहले भी सुनी होगी, स्टैटिक एंड डायनामिक के नाम से, ठीक है। दोनों में ये टर्म यूज होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनामिक लिंकिंग। और सिमिलरली आपके पास जो दूसरा हमारे पास है टॉपिक, डायनामिक लिंकिंग, इसी तरह हमारे पास दूसरा लोडिंग वाला, वो भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक लोडिंग होती है और एक हमारे पास इसी तरह डायनामिक लिंकिंग लोडिंग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिफरेंस नहीं है, इसको देख लेते हैं। अब ये क्या है जी, बेसिकली अच्छा, लोडिंग पर्सपेक्टिव, गैस स्टैटिक लोडिंग बोला क्या होता है कि आपका प्रोग्राम रैम के अंदर, लोडिंग क्या है, बेसिकली रैम के अंदर प्रोग्राम लोड करना। स्टैटिक लोडिंग से मुराद है भाई, आपके रैम के अंदर प्रोग्राम जब पूरा का पूरा लोड नहीं ना हो जाता, वक्त तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, ये आपके पास स्टैटिक लोडिंग है, ठीक है। और डायनामिक लोडिंग क्या है, आप पूरा का पूरा प्रोग्राम रैम के अंदर लोड नहीं करते, ऑन डिमांड लोडिंग करते हैं, जब आपको जरूरत है वो अभी उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, लोड करते हैं, सिंपल चीज। स्टैटिक लिंकिंग से मेरे क्या मुराद है, जिस तरह आपके प्रोग्राम सिस्टम के अंदर करते हैं कि आपके कंपाइल फाइल ने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, इसके साथ आपने क्या कर दिया, बाकी जो ऑब्जेक्ट फाइल थी उनको लिंक कर दिया, ठीक है, ये स्टैटिक लिंकिंग है आपके पास। और डायनामिक लिंकिंग क्या मुराद है कि डायनामिक लिंकिंग में आपने जो लिंकिंग जो है ना, वो आपने पहले नहीं करनी, वो आपने रन टाइम पे करनी है, ये रन टाइम पे। इसलिए अगर आप देखें ना, ये देखें डायनामिक लिंकिंग, उसको रन टाइम पे कर रहे हैं, रन टाइम पे आपको जो जो चीज चाहिए उसको आपने क्या किया, लिंकर ने उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। इसमें एक और भी बात समझते जाएं कि जब आपके पास स्टैटिक लिंकिंग यूज होगी ना, तो कोरेस्पॉन्डिंगली, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग इजीली कर। जब गैस स्टैटिक लिंकिंग आप यूज करेंगे ना, तो स्टैटिक लोडिंग का मैकेनिज्म आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये दोनों इंटरचेंजेबली आपस में यूज होंगे। और जब आप डायनामिक उसका नाम का लिंकिंग करेंगे, तो डायनामिक ही आप बेसिकली लोडिंग कर रहे होंगे, ठीक है guys? तो ये दोनों आपस में इस तरह यूटिलाइज होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको प्रीटी गुड आइडिया हो गया क्या मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी समझना,
सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा है, कंपाइलर असेंबलर ने उसका ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बना दिया, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल जिसके साथ आपने लिंक करने हैं, आपने उसका फर्दर लिंक किया और उसके बाद लोडर ने उसको रैम के अंदर लोड करना है। अब आपने स्टैटिक लोड करना है या डायनेमिक लोड करना है, वो आप पे है कि जो आप कर रहे हैं। अगर आप स्टैटिक लोड कर रहे हैं तो स्टैटिक लिंकिंग ही आप पीछे परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक लोड से मुराद है कि सारा का सारा प्रोग्राम रैम के अंदर। अगर आप डायनेमिक लोडिंग कर रहे हैं तो डायनेमिक की लिंकिंग ही आप रन टाइम पे परफॉर्म कर रहे होंगे गाइस। इसमें तो नहीं है कोई कंफ्यूजन गाइस? कोई क्वेश्चन है तो पूछे जरा, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखें जरा कि सर क्लियर है ये चीज, ताकि मैं आगे चल सकूं। ये जो अभी मैंने आपको बताया है, ये आपके सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोग्राम है जो आप टाइप करेंगे उनको ये स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ेंगे। ओके ठीक है, साथ जरवा को भी क्लियर है, फाफिया को भी क्लियर है। चलें अच्छी बात है, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। बिलाल अच्छी बात है, क्लियर है। चलें मैं दोबारा जा रहा हूँ पिछली स्लाइड पे ताकि चीज़ों को देखा जा सके। फिर मैं दोबारा गया पिछली स्लाइड पे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। ठीक है शुजात, अच्छी बात है। इधर हम कह रहे थे, वो कह रहे थे कि फर्दर एड्रेसेस रिप्रेजेंट इन डिफरेंट वे डिफरेंट स्टेजेस। एक प्रोग्राम की जो लाइफ है उसका तो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बता दिया कि पहले वो कंपाइल होता है, फिर वो लिंक होता है, लोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। डिफरेंट स्टेजेस है ना, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट एड्रेस जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जब सोर्स कोड है ना, फॉर एग्जांपल जो भी आपने फैक्टोरियल का पढ़ा, उसमें जो एड्रेसेस है ना आप रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, और उसको फिर आपने क्या कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद आपने गाइस क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 6 है, ट्यूटोरियल का प्रोग्राम था और फॉर एग्जांपल इसी के मैंने तो गाइस आपने यूजर ने क्या किया, यूजर ने तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। और हम अपने क्या थिंकिंग है हमारी, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मेमोरी के अंदर एक लोकेशन एलोकेट हो जाएगी जिसके अंदर ये वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। अब प्रोग्रामर इतनी हद तक कई सोचता है कि इस तरह की और मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास स्पेस रिजर्व हो गई है जिसके ऊपर फिर हम फर्दर ऑपरेशन करेंगे। अगर यही चीज इसमें फिर हम एड्रेसेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में, ठीक है, जो भी आपके वेरिएबल्स वगैरह हैं। अगर कंपाइल टाइम पे बात करेंगे तो कंपाइल टाइम पे गाइस हमारे पास जो है ना, तो आपने क्या किया है, जस्ट कंपाइल किया है, ठीक है, उसमें सिंटैक्स एरर और इन चीजों को देखा है। तो आप उसमें क्या करते हैं, आप रीलोकेटेबल एड्रेस यूज करते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस हमें कंपाइल टाइम पे भी नहीं पता होता कि मेमोरी के अंदर ये कहाँ जाके स्टोर होगा। आप जस्ट कोई ऑफसेट की वैल्यू यूज कर लेते हैं कि 14 बाइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल या 6 बाइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपाइल टाइम पे भी हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप बता दें कि ये फिजिकली मेमोरी के अंदर कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, जो आपकी रैम है। और जब आप लिंकर के बाद उसका नाम के लोडर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो फिर ये जो रीलोकेटेबल एड्रेस होता है ना, इसको क्या किया जाता है, एग्जैक्टली जो एब्सोल्यूट एड्रेस है ना मेमोरी का जो इंडेक्स है, ठीक है, उस पे किया जाता है। क्योंकि लोडर को ने तो ये काम करना है ना कि चीज कहाँ पे लोड हो रही है, ठीक है, तो वो किस इंडेक्स पे लोड हो रही है उस चीज को बताया जाता है, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से आइडिया है कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह की उसका नाम क्या एड्रेसेस से आपका जो प्रोग्राम है ना उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं गाइस। मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजर क्या चीज है गाइस? मेमोरी मैनेजर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसका क्या मैनेजर क्या होता है गाइस, जिसने चीजों को मैनेज करना है। और ये किसका मैनेजर है? आपकी रैम का मैनेजर है, मेमोरी का, ठीक है। मैनेज मेमोरी क्या क्या चीजें मैनेज करता है गाइस, कि मेमोरी जो रैम है उसका कौन सी चीजों को, कौन से पार्ट को आपने यूज करना है और किसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको चीज को आइडेंटिफाई करना, मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी को डी एलोकेट करना, स्वैपिंग परफॉर्म करना, रैम से चीज को डिस हार्ड ड्राइव पे ले जाओ, हार्ड ड्राइव से दोबारा स्वैपिंग करके रैम के अंदर ले आओ, ठीक है। ये सारा किसका काम है? सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास, ये आपके पास मेमोरी मैनेजर का काम है। मेमोरी मैनेजर क्या किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पूरी की पूरी रैम को मैनेज कर रहा है, ठीक है गाइस। तो ये भी मेरे ख्याल से होपफुली आपको क्लियर होगी चीज। और इसमें वही बता रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है गाइस। फिर मैंने आपको बताया था कि गाइस के खाली स्पीड ही हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस। अजान हो रही है, ठीक है, तो वैसे भी 6 मिनट रहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ना हम इसको इधर ही स्टॉप करें, अजान सुनूं मैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही अजान खत्म होगी ना तो मैं नेक्स्ट फिर लिंक ओपन कर दूंगा, 6 मिनट के अंदर होपफुली ये हो जाएगी,
ठीक है गाइस, तो मैं अजान सुन लूं।
ओके गाइस, लेस देन 1 मिनट रह गया, दूसरे लिंक पे चलते हैं ताकि इधर से कंटिन्यू किया जा सके लेक्चर को।